नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पोसवाल आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग का समय, करंट अफेयर्स क्लास का टाइम है और उसी को लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ा सकें। वही 10 क्वेश्चन पुराने वाले नए तरीके से नए डिजाइन करके आपके पास लेकर आए हैं। बस ये हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज 5 तारीख का करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं? बिना करंट अफेयर्स के कुछ नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लगातार एग्जाम पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन है, हालांकि करंट का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड करंट बहुत अच्छा आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी क्यों आया, क्यों नहीं? अभी देखो कर्नाटक में ये ड्रामा चला है, अब क्या ड्रामा चला है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये याद रख लीजिए कि 10वीं अनुसूची ये है। ठीक है, चलो यहीं पढ़ लो। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, 5वीं में क्या है, 8वीं में क्या है। ठीक है, पहले बात करते हैं इसके बारे में। पहले बात करते हैं, नीचे शुरू करते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 22 भाषाओं में जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब 14 थी। कितनी थी? 14 थी। 14 में एक जोड़ी गई थी। ठीक, कौन से संविधान संशोधन? 21 में, 1967 में। तो हो गई 15, जिसका नाम था सिंधी। बात समझ में आ रही बात? फिर 15 में कितनी जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। यहाँ पे लिख लेते, 15 + 3 हो गई 18। कौन कौन सी जोड़ी गई? मणिपुरी। चलो पहले तो किससे जोड़ी गई ये लिख देते हैं, 71 में से। इसको मिटा देते हैं, 71 में से। 71 में हुआ होगा लगभग 1991 के आसपास, 1991 के आसपास। फिर उसके बाद 4 जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई मैं बता दूंगा। टोटल कितनी हो गई? 22। 22 कौन से जोड़ी गई? 92 से। 2003 के आसपास हुआ है। देखो भाई, दोनों को जोड़ दो, 21, 71, 92। ये याद हो गया, तीन ही संविधान संशोधन हुए आज तक भाषा से। इसमें से कौन कौन सी जोड़ी गई थी 18वें में? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। समझ गए बात को? 22 कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी और कौन सी जोड़ी गई थी? सॉरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथाली और संथाली। ये 4 जोड़ी है। ठीक है, सुबह सुबह जो है दिमाग थोड़ा कम काम करता है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची कहती है SC और ST जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दूसरी में क्या है भाई? पहली में तो है संघ तथा राज्य, पहली में भी याद रखेंगे। फर्स्ट में क्या है? चलो फर्स्ट में संघ और राज्य। और दूसरी में है वेतन एवं भत्ते। ठीक, इसका आंसर 10वीं में दल बदल लो। कौन से संविधान संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन से, 1985 में। क्या था क्या नहीं था, चर्चाओं में क्यों आया, हम बात करते हैं आगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पीडीए पढ़ी नहीं है, पीडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 2025 के मामले में 2024 में दल बदल करने वाले विधानसभा के सदस्य और विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर विलंबित निर्णय को लेकर तेलंगाना के अध्यक्ष की आलोचना की है। विधानसभा के अध्यक्ष की कहा गया है कि भाई आपने जल्द से जल्द इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन से संविधान, कौन से 52वें 10वीं अनुसूची के तहत? असल में हुआ क्या, चलो पहले इस बात को कर लेते हैं फिर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष में कार्रवाई पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। कितने महीने का समय दिया है? 3 महीने, जिससे भारत में दल बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता पर बहस हो गई। देखो दल बदल है क्या, पहले तो इधर को देख लो। ठीक,
52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, मैं पूरा समझा देता हूं। ठीक, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दल बदल को रोकना। देखो अब इसको समझ लो, यहाँ पे समझ लो एक बात, हमारे यहाँ भारत के संविधान की क्या विशेषता है। चाहे वो सांसद जी हो, सीधी भाषा में समझाता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, इनके लिए कानून बना हुआ है जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। इसमें क्या है कि ये दोनों के दोनों, हमारे यहाँ पार्टीगत इलेक्शन होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। क्या होता है? पार्टीगत होता है। इसका मतलब पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी के साथ ये थोड़ा बहुत भी नाटक करते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है कि आप लोग ये समझ लीजिए कि पार्टी इनको निकाल सकती है, और जब पार्टी इनको निकाल सकती है तो स्थिति ये हो जाती है कि पार्टी जब निकाल सकती है तो पार्टी स्थिति ये हो जाती है कि पार्टी के निकालते ही ये बाहर हो जाने चाहिए, दल बदल लग जाता है। दल बदल का मतलब है कि इन्हें बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो पार्टी से पार्टीगत मामला हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, और याद रखना, अगर पार्टी ने बाहर निकालती है तो विधायक जी की विधायकी भी चली जाएगी, सांसद जी की सांसदी भी चली जाएगी। तो पार्टी से जुड़े होते हैं, पहली बात तो। दूसरे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि आज इस वाले दल में है, कल उस वाले दल में है, साहब सत्ता के साथ भाग गए, विपक्ष के साथ भाग गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इस समय कांग्रेस है, कांग्रेस का सांसद है कोई, ठीक, और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी में, अब वो भाग के बीजेपी में आ जाए तो ऐसे तो कांग्रेस के सारे सांसद भाग जाएंगे, कांग्रेस में बचेगा क्या? तब कांग्रेस एक काम करती है, कांग्रेस एक काम करेगी, इसको पार्टी से निकाल देगी, कहेगी बोले बेटे तुम तो अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुमने हमारी बात तो नहीं मानी। तो जब निकालेगी तो ये जो बीजेपी में गया है एज अ मेंबर तो चला जाएगा, लेकिन इसकी सांसदता खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं? पहली बात तो ये समझो, इसका उद्देश्य देखो साफ लिखा है, व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ नहीं होगा। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए भाग जाए, और दोनों जगह लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो संसद में और राज्य की विधानसभा दोनों में लागू होगा। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल विरोधी कानून, 92 तो भाषा से संबंधित है, 91 दल बदल विरोधी कानून में संशोधन के लिए 1/3, पहले क्या था मैं बताऊं आप लोगों को। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैं हूं, मैं किसी पार्टी में गया, मैं वहां जीत गया, जीतने के बाद मैं क्या करता हूँ, पार्टी के अंदर साइन लगाता हूँ, और साइन लगाने के बाद मैं क्या कहता हूँ उनसे, 1/3 सदस्यों से उसके, कि बोले भाई ऐसा है कि इन वाली पार्टी में कुछ रखा नहीं है, अपना दल बनाएंगे, और अगर अपना दल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि 1/3 सदस्य लेकर गायब हो जाते हैं, तो हम पे दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा। बात आ रही समझ में? हम पे दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अब ये 1/3 को इस वाले संविधान संशोधन से भी खत्म किया, तो इससे ज्यादा भाग रहे थे, तो अब 1/3 को खत्म करके क्या कर दिया गया, अब 2/3। याद रखो, किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर, इसका मतलब 66% मेंबर, 66% मेंबर अगर किसी और दूसरा दल बना लेते हैं तब उन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होगा, अर्थात उनकी ना तो सांसदी जाएगी ना विधायकी जाएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन लाने का मकसद ही मेरा ये था कि आपको राजनीतिक रूप से पूरा संविधान को पढ़ा दें। ठीक है, तो कितने सहमत हो? 2। तथा दल बदलू के मंत्रियों को भुगतान करने वाले राजनीतिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वे पुनः निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। अगर कोई सिंगल भागेगा तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और फिर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी से निकालते ही क्या होगा, इनके जो है दल बदल विरोधी कानून लगते ही ये इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा खड़े होकर निर्वाचित हो सकते हैं, किसी पार्टी से हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में नहीं? अब आता है ये अयोग्यता के आधार क्या क्या है। एक तो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दो साहब, मैंने बताया ना, देखो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है ये शब्द, ये बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, विप। विप क्या होता है कि विप ये होता है कि हम जैसे हम किसी के, जैसे हम आप लोगों के प्रति जवाब दें कि हम आप लोगों को क्लास पढ़ानी है, क्वेश्चन कराने हैं। क्यों कराने हैं? क्योंकि आपको फायदा मिलेगा उससे, मैं आपके लिए प्रति जवाब दूं। ऐसे ही ये पार्टी के प्रति जवाब दें, पार्टी जब चाहेगी
पार्टी जब चाहेगी तब इन्हें मतदान करने के लिए बुला सकती है। अगर ये पार्टी के विरुद्ध मतदान करते हैं या मतदान कर से दूर रहने पर रहते हैं तो अयोग्यता हो जाती है। क्या हो जाती है साहब? अयोग्यता साबित हो जाती है। क्लियर आ रही बात समझ में? तब भी चले जाएंगे, ये पार्टी से जाएंगे, पार्टी जाते क्या होगा? अयोग्य हो जाएंगे, पार्टी से खत्म, इनका मामला कट। यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हो सदस्य है, ठीक, और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता। मान लो कोई निर्विरोध चुना गया, क्या चुना गया? निर्विरोध, निर्विरोध चुन लिया गया भाई साहब, ये हो गए हमारे निर्विरोध। ये यहाँ आएगा, ये रा का एक नियम होता है भाई, मैं समझा देता हूँ रा का नियम क्या होता है बताऊंगा। तो उसे क्या होता है? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य, क्योंकि नॉमिनेटेड जो होते हैं, विधायक बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये चार चीजें आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। वो 2/3 वाला तो बहुत ही आता है, 2/3 की जगह लोग 1/3 लगा देते हैं। अच्छा, रा का नियम समझा देता हूँ। रा का नियम है हिंदी में दोस्तों, हिंदी में रा का नियम है। रा का नियम है, जैसे दो चीजें लिखो, मैं लिखना ये आर्म और एक लिखना है आम्र, इससे समझ जाओगे आप। इसमें क्या है? रा इन दोनों के बीच में आता है, तो इसका नियम यह है कि अगर रा किसी स्वर रहित व्यंजन के से पहले बोला जाता है तो शीर्ष पे स्थान पाता है, और अगर कोई रा स्वर रहित व्यंजन के बाद में बोला जाता है तो नीचे स्थान पाया जाता है। तो यहाँ हो गया आर्म, राम यहाँ बोला गया तो ऊपर चला गया, आम्र यहाँ बोला गया तो नीचे आ गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, रा का नियम ये है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी चला गया साहब, सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो उसमें विस्फोट हो गया। देखो इंडोनेशिया जो है कहां पर है? वो एक बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? ज्वालामुखियों का गढ़, यहां पर आए दिन जो है फूटते रहते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला जो है, ये वाला फूटा है, ये भी यहीं का इंडोनेशिया का, ये वाला रूस का है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे, ये भी फूटा है। तो ये रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर में हमेशा क्या होता है? फूटते रहते हैं ज्वालामुखी। हमें क्या करना है? इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से में एक माउंट लेवाटोप की लाकी, लाकी 2 बार लिखा गया, इसको हटा दो, लाकी में विस्फोट हो गया, जिससे 18 किलोमीटर की ऊंची राख और आसपास के गांव के ज्वालामुखी अपने मलबे को कब्जा कर लिया। माउंट लेवाटोबी इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर है, इसको भी याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लोरेंस आइलैंड कहाँ है, नहीं तो कभी यूरोप लगाते रहो नाम सुन के। ठीक है, कहां पर? रिंग ऑफ फायर में है स्थित है, जो तीर भूकंपीय गतिविधि के लिए जान जाता। याद रखना, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आते हैं, प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। लेवाटोबी एक द्विशिखर प्रणाली का हिस्सा है, जिसका अर्थ है पति और पत्नी। ठीक, यहाँ की भाषा में इन्हें पति पत्नी कहते हैं। लेवाटोबी लाकी, लाकी पुरुष, लेवाटोबी पेरोपुनान महिला, स्टेट्रो ज्वालामुखी शामिल है, जिसके शिखर में क्रेटर फ्लोरेंस पर 2 किलोमीटर से दूर है। अच्छा, 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो होता है सुसुप्त डोरमेंट, और एक होता है डेथ। तो एक तो सक्रिय, सक्रिय वो है जो जिसमें कभी भी लावा निकल सकता है। सुसुप्त क्या है? बहुत सालों से पड़ा है लेकिन उम्मीद पूरी है, सुसुप्त। डोरमेंट लिख देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें डेथ, डेथ का मतलब है मृत। मृत, मृत जो है बहुत दिन से पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। देखो मैं कोई ज्वालामुखी के चित्र से आपको समझा देते हैं। ये एशेस की राख, ये ज्वालामुखी का मुंह होता है, इसको हम क्रेटर कहते हैं भाई दोस्तों। लावा जो होता है, लाल रंग का जो होता है ना, जो निकलता रहता है, ये लावा कहलाता है। और मैग्मा होता है, जब ये लावा गिर के ठंडा हो जाता है, काला बन जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? हम मैग्ना कहते हैं। इसकी 3 तरीके की होते हैं। मेन वेरिएंट जिससे लावा निकलता है, ये वाली मेन वेंट होती है, वेंट का मतलब होती है नाली, और ये सेकेंडरी वेंट होती है जो इधर उधर से आती है, थोड़े थोड़े लावे बाहर आते हैं जिनसे वो सेकेंडरी होती है। और थर्ड होती है एक लेयर और लावा और ऐश अंदर होती है। तो कुल मिलाकर समझे ये क्रेटर होता है। अच्छा, जब ज्वालामुखी डेथ हो जाता है तो इसमें क्या होता है? इसके मुंह पे पानी भर जाता है, तो यहां पर बन जाती है क्रेटर लेक, ज्वालामुखी झील। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णय लेने का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 के तहत राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद संबंधी न्यायाधिकरण
और स्थापित करने का अधिकार देता है। ये नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं है। देखो, दो या दो राज्यों से बीच में विवाद कहा जाएगा, मैंने कल ही बताया था, आर्टिकल 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम बात करें नदी संबंधी विवाद के भी, ये भी राज्यों का है, तो ये कहा जाएगा एससी में जाएगा। एससी ही देखेगा कि क्या विवाद सही है नहीं सही है, कौन से आर्टिकल के तहत, 131 के तहत। और तीसरा मूल अधिकार। ये तीन बात याद रख लेना भाई। वो विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं, वो आर्टिकल 131 के तहत उठाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 262 तो सिर्फ नदियों के लिए कहता है, लेकिन उठाए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति इसमें मौन है, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर, हाँ, गलत कथनों का चयन करें तो केवल 2 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार की एक परियोजना है ये पोलावरम। पोलावरम कौन सी? गोदावरी नदी पर है। लिंक परियोजना, बन कर कचरेला लिंक परियोजना, जिसको पीबीएलपी कहा गया है। कृष्णा गोदावरी के बीच में जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में खींचतानी चल रही है। ये गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, इन दोनों को लिंक करा जा रहा है। ठीक है, विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठित करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उद्देश्य क्या है इस परियोजना से? 200 टीएमसी के अतिरिक्त गोदावरी में बाढ़ का पानी कृष्णा और पेन्ना इसकी सहायक नदी है, पेन्ना नदी घाटियों की ओर मोड़कर सूखाग्रस्त रॉयल सीमा की क्षेत्र का कमी को दूर करना है। मतलब रॉयल सीमा क्या है? रॉयल सीमा हमेशा विवादित रहा है। दक्षिण भारत में रॉयल सीमा बड़ा फेमस रहा है। रॉयल सीमा याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई। ये क्या है? एक ऐसा मैदानी इलाका है जहां नदियां जाती हैं। ये क्या हुआ है, यहाँ पर सूखाग्रस्त चल रहा है। सूखाग्रस्त चल रहा है तो कहने का मकसद ये है कि हम धीरे धीरे इसको जो है यहाँ ये नदियों को लेकर आएंगे और इससे जो है क्या होगा, हाँ, वो हो जाएगा, क्या नाम है, यहाँ सूखा खत्म हो जाएगा। जैसे कि और भी नदी जोड़ो, केन बेतवा चल रही है। पोलावरम बांध से खींचा जाएगा पानी। अब पोलावरम बांध क्या है? गोदावरी नदी पर है। और ये देखो, ये जो है ना हाई लिफ्ट वाला है। मतलब लिफ्ट का मतलब है पानी ऊपर खींचा जाएगा, कैसे लिफ्ट लगा के, हाई लिफ्ट वाला है ये। ठीक है, प्रकाशम बैराज, एक प्रकाशम बैराज से होकर बोला पत्थी जलाशय तक पहुंचेगा तथा नल्ला मलाई के बन के नीचे सुरंग के माध्यम से रॉयल सीमा के बन कचरेला जलाशय तक पहुंचेगा। ये पानी यहां से पोलावरम से लिफ्ट से उठाकर डालकर यहां पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। ठीक, ये पीवीएलपी सिंचाई को बढ़ाएगा, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। देखो, नदी जोड़ो परियोजना या नदी के साथ या किसी भी क्या कहते हैं जलाशय के साथ अगर कोई परियोजना है तो ये समझ लीजिए आप कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद ही है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, राज्यों के हित आपस में आ जाते हैं और राज्य हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं इन चीजों को लेकर। जैसे आ जाए हम, देखो और भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, मेजर डिस्प्यूट चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले भी गए जाना है। रवि और ब्यास के बीच में चल रहा, पंजाब हरियाणा राजस्थान, नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान के बीच में चल रहा है। गोदावरी वाला महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में चल रहा है। मांडवी, महादेई नदी जो है गोवा महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में चल रहा है। कृष्णा नदी के बीच में महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में चल रहा है। ये सारे के सारे चल रहे हैं। ठीक है, ये नर्मदा नदी है, ये गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये भी याद रख लेंगे भाई, दक्षिण की गंगा। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी है और दक्षिण की गंगा कौन सी? कावेरी। देखो, आर्टिकल 262 संसद के अंतरराज्यीय नदी जल उपयोग को वितरण करने के लिए नियंत्रण विवादों संबंधी न्याय निर्णय कानून बनाने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल याद कर लेना भाई, 262 एक संसद को ऐसे निर्णय कानूनी तंत्र बनाने का प्रदान करता है। अनुच्छेद 262 संसद को इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार को क्षेत्र को प्रतिबंध करने की अनुमति भी देता है। मतलब समझ रहे हो नहीं? अगर संसद चाहे कोई कानून बनाकर तो वो ये भी बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों को देखेगा, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं है। संसद का कानून बनाने का अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर कानून वो बना सकती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है। इसका क्या अर्थ है? देखो भाई, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड समझ लो भाई दोस्तों। आर्द्र भूमि वेटलैंड डे मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, एक क्लास मेरी पढ़ी हुई है, उसको पढ़ देख सकते हो। ये 2 फरवरी जिस दिन वेटलैंड डे 1971 को अपनाया गया था, 1975 से लागू है
और 1982 में भारत इसका मेंबर बना है। ये चीजें याद रख लेना। इसका नाम है रामसर। क्या है? रामसर। रामसर क्यों कहते हैं? ईरान के रामसर में बैठ के ये बात की गई थी। क्या है ये? वो आर्द्र भूमि है जहां पर दलदली इलाका है और बहुत सारे जैव विविधता पाई जाती है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जितनी भी आर्द्र भूमि से संबंधित रिकॉर्ड है वो मॉन्ट्रेक्स में रखा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, सबसे सुटेबल आंसर ये लग रहा है। बाकी भी है लेकिन सुटेबल यही है। विश्व धरोहर नहीं दिया जाता यूनेस्को से, इसका कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है और कहाँ है? ये कनाडा में। ये भी याद रखना, कनाडा में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब जितनी भी आर्द्र भूमि है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। चर्चा में क्यों आया? अभी जिम्बाब्वे के, ये मैं क्लास में थोड़ा सा बता भी चुका हूँ लेकिन दोबारा बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर। चर्चा में क्यों आया? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में रामसर कन्वेंशन हुआ ऑन वेटलैंड के 15वें अनुबंधनकारी। सीधी बात करते हैं यार, COP15 हुआ है। ये हिंदी भाषा ना टफेस्ट हो जाती है। COP15 में वेटलैंड के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत ने एक प्रस्ताव दिया था जिसको मान लिया गया, इसलिए चर्चाओं में आ गया। ठीक, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसलिए चर्चाओं में आया। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, और इसीलिए याद रखना COP15 का हुआ है रामसर संबंधित जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। याद करो, हरारे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के निम्नलिखित का प्रदान करता है। 1986 क्या है? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था भारत सरकार ने। क्यों बनाया था? जिससे जो है क्या कहते हैं, जन भागीदारी की आवश्यकता तथा उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसके तरीके का उल्लेख करना है। विभिन्न स्रोतों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों को उत्सर्जन, निर्वहन और के लिए मानक निर्धारित करना है। तो इसका आंसर 2 है, केवल 2 याद रखना। ये इससे अभी नहीं है, जन भागीदारी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे ये जो है क्या कहते हैं, किसमें बना दिया गया है? ये बना दिया गया है, एक सेकेंड रुकिए जरा, हाँ साइलेंट। ठीक है, ये किससे बना दिया गया भाई? जब अगर कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है तो तुरंत लागू हो जाएगा। उसमें जन भागीदारी की आवश्यकता कहां से रहेगी सुनिश्चित करने के लिए? जन भागीदारी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा वाला क्या है? विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों और उत्सर्जन और निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये रहा। अब क्यों आया चर्चा में? चर्चा में इसलिए आया कि 2025 में इसका फिर से क्या हुआ है, एक और संशोधन किया गया है। यहाँ दूषित स्थलों की परिभाषा की गई। दूषित स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ ऐतिहासिक रूप से खतरनाक अपशिष्ट डंप किया जा रहा है, जिसके कारण मृदा, भूजल और सतही जल संदूषित हो रहा है। जहां पर डंप किया जाता है ना, वहां पर ये बड़ी दिक्कत आती है। भूजल बड़ा गंदा हो जाता है और सतही जल बड़ा गंदा हो जाता है, और वहां की मिट्टी जो है कैसी हो जाती है, कहीं अम्लीय हो जाएगी, कहीं क्षारीय हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। उदाहरण के लिए पुराने लैंडफिल, रिसाव स्थान, रासायनिक अपशिष्ट डंप शामिल है। आज एक चीज और है, जहां डंपिंग की जा रही है वहीं करी जा रही है, दूसरी जगह की नहीं जाती। पहचान और रिपोर्टिंग तंत्र। ठीक, संदिग्ध दूषित स्थलों को अर्धवार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नामित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी। ये प्रावधान किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नामित विशेषज्ञ ने 90 दिन के भीतर संदिग्ध स्थलों की प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा। अगले 90 दिन के अंदर भीतर जांच करनी होगी। यदि साइट 2016 में खतरनाक अपशिष्ट नियमों के सूचीबद्ध 189 खतरनाक रसायनों से को सुरक्षित सीमा है, इसे आधिकारिक तौर पर दूषित घोषित किया जाएगा। ऐसी साइट का विवरण प्रचारित करने के लिए पहुंच पकड़ती है। कुल मिला के बात कीजिए, 2025 में इसलिए किया गया है उन जगहों को सुनिश्चित करना जो बहुत दूषित हो चुकी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं बदला है, उसमें कुछ चीजों में संशोधन किया गया है। ठीक है, रूस में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया जिसका नाम है क्रेशिनिकोवा, और किस कारण भूकंप आया? मैंने बताया ना ज्वालामुखी के भूकंप आते हैं तो कहां पर है? कमचटका द्वीप समूह है। कमचटका द्वीप में, द्वीप क्या होते हैं? जिसके चार तरफ पानी हो, इसके चार तरफ पानी हो, ये द्वीप समूह कहलाते हैं। प्रायद्वीप भारत कहलाता है जिसके 3 तरफ से पानी हो। 1 2 3। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बॉब बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, और ये इंडियन ओशियन। ठीक, हिंद महासागर। सेंट पीटर्सबर्ग, और ये पीटर्सबर्ग है, और ये है, ये सब इसी जगह है, लेकिन कमचटका हुआ। ठीक है, इसमें देखो भूकंपों की 3 तरंगे होती हैं। सबसे प्राइमरी वेव होती है, दूसरी होती है एस वेव होती है, तीसरी एल वेव होती है। एल जो होती है इसको लब वेव कहते हैं, और जो लब करते हैं वो खतरनाक होते हैं, पता है तुम्हें? तो सबसे खतरनाक वेव यही होती है।
जब ये चलती है, ये अगर इसकी इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो तीर भूकंप आते हैं। भूकंप किस पे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर। काय पे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। दूसरी चीज, भूकंप के बारे में एक चीज और याद रख लेना, भूकंप जहां आता है वो अगर ये समझ लीजिए 7 से ऊपर तीव्रता का आ रहा है तो फिर वो जानलेवा है। ठीक है। भारत में कहा? भुज में आया था, बड़ा खतरनाक भूकंप आया था 2001 में। और भुज में अब क्या बना दिया गया है? भूकंप संग्रहालय बना दिया गया सरकार द्वारा। अच्छा चलो, भूकंप संग्रहालय बना दिया गया है। गुजरात के लोथल में समुद्री संग्रहालय बनाया गया। बात तो समझ में आ रही है ना ये मेरी, या मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ? ठीक है, इसको याद कर लेना दोस्तों। अंडमान निकोबार में किसमें प्रवाल भित्तियां शामिल हैं? प्रवाल भित्ति क्या होती है? कोरल रीफ। कोरल रीफ ऐसी होती हैं जो किनारे पर जम जाती हैं, और देखो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये समस्याएं बन जाती हैं। तो क्लियर याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि इनमें समस्याएं आई हैं। तो खाली ये 3 जगह पाई जाती है, सुंदरबन में नहीं पाई जाती। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में, ठीक, और लक्षद्वीप में पाई जाएंगे। तो इसका उत्तर ये है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है ये? चर्चाओं में क्यों किया हुआ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 3 प्रमुख अगत्ती, कदमत, कवरत्ती। ये कावरत्ती इसकी राजधानी है। 3 इसके द्वीप समूह हैं। इनमें प्रवाल स्वास्थ्य पर नजर रखने के अध्ययन में चिंताजनक निष्कर्ष उजागर किए गए। लक्षद्वीप में रीफ के प्रवाल आवरण में 50% की गिरावट देखी, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो 1998 में 37% से घटकर 2022 में 19.6 हो गया है। देखो कुल मिला के याद रखो, 50% से ऊपर की गिरावट देखी है, और प्रवाल भित्तियां खत्म होंगी तो फिर समुद्र के आसपास के द्वीप समूह में जैव विविधता प्रभावित होगी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? प्रभावित होगी। ठीक है। प्रवाल के भारी आवरण में भारी गिरावट 1998, 2010, 2016 में देखी गई थी। अल नीनो एक बार पढ़ाऊंगा जरूर मैं आप लोगों को। अल नीनो क्या करती है? समुद्र में, बस ऐसे याद रखिए, समुद्र में गर्म लहर छोड़ती है, गर्मी छोड़ती है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो जाता है और प्रवाल की क्षति का मुख्य कारण है। अल नीनो की वजह से प्रवाल खत्म होते हैं। इन तनावों के कारण रिलीफ में रिकवरी धीमी हो जाती है और कोरल ब्लीचिंग बिना लगातार 6 वर्षों के बाद ही सुधार हुआ है। प्रवाल प्रतिक्रिया समूह में प्रवाल के ऊष्मा तरंगों के प्रभाव से, गहराई, तरंग जोखिम के प्रभाव से ये इस वजह से गए हैं। प्रवाल बागवानी जैसे स्थानीय प्रयास की पुनर्स्थापना के लिए सहायक होते हैं, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन की कटौती में रीफ्स को जीवित रखने के लिए आवश्यक है उन्हें पुनः प्राप्ति के लिए समय प्रदान करना। पुनः प्राप्ति के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये तो खैर इतना बड़ा फैक्ट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि समुद्री लहरों, गर्म लहरों की वजह से इनमें समाप्ति हो रही है। ठीक है। अगर धीरे धीरे रिकवरी होती है तो वो रिकवरी भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। आता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। ऐसे समझ लो भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, भारत ऐसा है ऊपर से। देखो ये वाला तो पार्ट है ऑक्साई चीन का, ये पार्ट है पीओके का। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है शशगाम। ये पाकिस्तान के पास ही था। ये किसको गिफ्ट कर दिया? चाइना को गिफ्ट कर दिया, तो चाइना ने यहाँ तक पकड़ लिया। यहाँ पर है बिल्कुल सियाचिन, लद्दाख में, और सियाचिन ये भारत का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है संसार का, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल संसार का। ऊंचा युद्ध स्थल, समझे? ठीक। क्या हुआ है? क्यों चर्चाओं में आ रहा? नेपाल में लगातार हिमनद झील बाढ़ विस्फोट, जिसको GLOF कहते हैं, घटनाओं ने भारतीय हिमालय क्षेत्र के RHR में चिंता बढ़ा दी है। असल में जितनी भी झीलें हैं उनमें विस्फोट हो रहा है, जलवायु जनित आपदा आ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर बाढ़ विस्फोट हो रहे हैं। यही है ग्लेशियर, GLOF को कहते हैं, ग्लेशियर बाढ़ विस्फोट हो रहे हैं। और ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नुकसान हो रहा है ग्लेशियर में, इनकी बर्फ पिघल रही है
और जो है क्या कहते हैं, जैसे देखो हिमनद झील के पानी के अचानक तेजी से निकलने के कारण उत्पन्न हो रही है, जो अक्सर मोरन, ढीली चट्टान और मलबे के बांध और पूर्व बांध की विफलता के कारण होती है। तो ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, तो इसका मतलब ग्लेशियर भी खतरे में चल रहे हैं। किस देश ने हाल में पहला डीप सी रडार विकसित किया है, जो ऊंची उड़ान भरने के लिए विमानों का पता लगाया जाएगा? तो वो है चीन। क्या याद करेंगे इसमें? चीन। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के बारे में याद कर लें। न्यूयॉर्क इसकी कैपिटल है। न्यूयॉर्क इसकी कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे है? और हाँ, हडसन नदी के किनारे है। अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई को हुई। दूसरी अगर हम बात करें 4 जुलाई 1776 को ये हुई। अगर हम दूसरी बात करें, क्या नाम है इसके बारे में, अमेरिका के बारे में, हाँ, इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। विकसित देश है, ये तो आप लोगों को पता ही है। रॉकी पर्वत है। 5 नदी भी हैं यहाँ पर, 5 झील हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है, मीठे पानी की झील। ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है। समाजवादी देश है। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। ठीक है। रूसी क्रांति किसको कहते हैं? इसको खूनी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, 1917 में हुई थी। खूनी रविवार भी इसी दिन हुआ था। ठीक है। यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, और संसार की सबसे लंबी ट्रेन कहां से कहां तक है? सेंट पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वास्तव तक। चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, या पीकिंग भी कहते हैं इसको। इसकी भाषा मंदारिन है। ठीक। अब भारत की सीमा पर लगता है भारत से विवाद रहता है। ये जापान है भाई। जापान के 4 द्वीप हैं। होकाइडो सबसे बड़ा, नहीं, होकाइडो, होन्शु है सबसे बड़ा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होन्शु पे ही टोक्यो राजधानी है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कुछ बातें अलग से बता दी। चलिए आगे चलते हैं हम। हाल में किस राज्य में इंदिरा मां आत्मीय भरोसा योजना शुरू हुई है? किसमें शुरू हुई है? तेलंगाना में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, आप लोगों को पता है। 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य। ठीक। कृष्णा नदी बहती है। ठीक। और अमरावती इसकी कैपिटल हो गई है भाई। अमरावती का स्तूप भी मिला है यहाँ पर, अमरावती में। ठीक है। और तो कोई नहीं। तेलंगाना के बारे में बात करें, अभी गठन हुआ 2 जून 2014 को गठन हुआ इसका। तेलंगाना की है राजधानी हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। ठीक। अच्छा, ये याद रखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा, पहली गुजरात की है, बड़ी तटीय रेखा आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक। कर्नाटक कहां पर है?
दक्षिण भारत में आप लोगों को पता है क्या राजधानी इसकी बंगलोर है, आईटी सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और कावेरी नदी का उद्गम है, ठीक है। इस तरीके से काफी चीजें। तमिलनाडु में कौन सी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं? कैपिटल चेन्नई है। तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिए 10 क्वेश्चन, और आप लोगों को आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरे सेशन में जुड़ने के लिए, ठीक है।